पहली रात तो उसकी गोद में सिर रखकर वह फूट फूट कर रोया था। उसके आंसू गले तक बह आए थे। इस तगड़े से रौबदार नौजवान को इस प्रकार रोते देख वह सहम गई थी। उसने सुना अवश्य था कि यह उसकी दूसरी शादी है। पहली जलकर मर गई थी। दुनिया में लोग दूसरी शादी करते हैं। जो जल भुन गया उसके बारे में सोचने की जहमत उसने नहीं उठाई थी। पुलिस की नौकरी है लड़के की। ससुर भी पुलिस विभाग से रिटायर है। अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। माना कि एक 4 वर्ष का बच्चा है। कोई बात नहीं, खाता पीता पड़ा रहेगा। उसे संभालने के लिए सास ससुर पर्याप्त हैं। वैसे भी 30 की पक्की उम्र हो चुकी थी उसकी। एक तो बाप की गरीबी, दूसरी गांव की बदनामी। चुटकी भर सिंदूर के लिए तरस गया था जीवन। मान लिया था उसके माता पिता और स्वयं उसके भी कि उसे समझौते वाली शादी ही करनी पड़ेगी। उसने पूरे मन से अपनी स्थिति स्वीकार की थी। रह गई बात दूसरी औरत की जूठन की, तो कौन जानता है कि कौन निजूठ है। वही कौन सा इसके लिए अपने को बचा कर रख सकी है। जीवन जीने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। उसे जी जान से प्यार किया था मैंने। न जाने क्या हुआ जो इस प्रकार मुझे छोड़कर चली गई। वह सिसक रहा था। शांत हो जाइए, तकदीर पर किसका वश चलता है। जितने दिन का संग लिखा कर लाई थी उतने दिन निभाकर चली गई। ये तो लगता है मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना ही था। यदि वे होती तो भला क्यों आती मैं आपके जीवन में। उसने अपनी कामदार साड़ी के आंचल से उसके आंसू पोंछे। उसकी आंखें भी भरी गागर सी छलक पड़ी थी। वह नादान बच्चों की तरह उसकी बातें स्वीकारता रहा। आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वह आपका पिछला जन्म हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूँगी। समय सब कुछ भुला देता है। उसने दार्शनिक मुद्रा में समझाया था। मेरा एक नन्हा सा बच्चा है, देखा नहीं तुमने उसे। उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा। देखा है, वह तो पहले ही मेरी गोद में आकर बैठ गया था। उसने बात समाप्त की थी। सुबह देर तक सोता रहा। उठा तो बेहद झुझलाया हुआ। इसे डांटा, उसे डांटा, यह तोड़ा, वह पटका। माँ दौड़ दौड़ कर उसके काम कर रही थी। ले देकर वह ड्यूटी गया। बार बार अंदर बाहर होते होते दूसरी रात उसने पी रखी थी। पहले घर में घनघोर तमाशा मचाया। माडिक डर कर कहीं छिप गया था। माँ थर थर काँप रही थी। बाप से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसे तो काटो तो खून नहीं था शरीर में। शराब पीता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे सैंदा में तो लगभग सभी खाते पीते हैं। पापा भी तो पीते हैं। वो तो ड्राइवर हैं। उनका बिना पिए कहाँ चलने वाला है। यह भी तो पुलिस में है। बहुत तनाव रहता है इनके जीवन में। सब चलेगा। उसने स्वयं को हर प्रकार के सदमे से मुक्त किया। मैं पीता नहीं। शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दिया। तुम नाराज़ तो नहीं। कमरे में वह एक अच्छे आदमी की तरह शांत था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ऊपर से वह भी सामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में वासना के डोरे उभरे जा रहे थे। सिगरेट के कस के साथ साथ वह उसके एक एक अंग की माप तौल रहा था। उसने अनायास उसकी साड़ी खींच दी। उसका आशय समझकर वह गहरे से मुस्कुराई। बड़ी गर्मी है, कहते हुए उसने अपने कपड़े उतारकर कुर्सी पर रख दिए। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। बाहर एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हों। गर्मी की रात थी। 2 कमरे का क्वार्टर सामने घेर कर आंगन बना लिया था। उसी में सब लोग सोते थे गर्मी की रातों में। वैसे तो कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था, किंतु लग रहा था जैसे हवा सूरज से मिलकर आ रही हो। उसके शरीर पर जैसे चींटियां रेंगने लगी थी। वह पास आ गया। उसकी बाहों का घेरा सख्त हुआ। वह पलंग पर गिरा दी गई। अरे ये क्या करते हो। वह पीड़ा से चीख पड़ी थी।
कुछ समझे इसके पहले ही छाती तथा जांघों के बीच कई जगह जलती सिगरेट से जल चुकी थी। जलन और अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया। उसने उसे परे ढकेल दिया। मुझे ढकेलती है वेश्या, कहाँ कहाँ भाड़े पर चली है, मैं नहीं जानता क्या? उसने एकदम से अपना राग बदल लिया। जलाते क्यों हो मुझे? उसने कातर दृष्टि से उसे देखा। अरे क्या करूं? यह शरीर है तेरा, खुरपी से छीलो तब भी कुछ हाथ ना आए। तू तो पूरी खो जा है। हाय रे मेरी बड़ी। उसने उसास भरी। कमर का सारा मांस गोल गोल होकर जैसे छाती पर सज गया था। नशे के कारण मन की कुंठा जबान पर आ गई। अरे इसमें मेरी गलती क्या है? सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है क्या? वह तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे से बाहर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वह भयानक ढंग से चीख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दधक रही थीं। उसे तो जैसे जीवनदान मिल गया था। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी ही थी कि बाँह पकड़कर खींच लिया उसने। खबरदार बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर। दिन चढ़कर क्या होगा? हाँ, एक है, उसे ही संभालते नहीं बनता। कभी उसे गोद में उठाकर प्यार किया, बेचारा टूअर टापर जैसा घूम रहा है। अरे यह कौन बोल रहा है? क्या यह भी अपने बच्चे के बारे में सोचता है? उसे जोरदार झटका लगा था। अभी तो आपसे ही फुर्सत नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं? उसके मुंह से निकला ही था कि कर थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर उसने। वह दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके दोबारा उठे हाथ को कसकर पकड़ लिया था उसने। हाथ पकड़ती है, हट! और इसके साथ ही वह कसकर लात पड़ा कोह पर जहाँ कोई बसेरा करने लगा था। वह दूर जाकर गिरी थी। अरे कोई बचाओ, मुझे यह शैतान मार डालेगा। वह बेतहासा चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर कोई आता इसके पहले ही उसने मुंह पर हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। अरे ये क्या करती हो? आपस की बात और है। थाने वाले आ गए तो मुझे अंदर कर देंगे। फिर खाएगी क्या? क्वार्टर से निकाल देंगे। कहाँ रहेगी? बेवकूफ़! वह उसकी बाहों में कसम कसाई। शेष पूरी रात वह उसे भांति भांति से मनाता रहा। सवेरे वह संतुष्ट था और वह बार बार बाथरूम जाकर कपड़े बदल रही थी। उसकी कमर और पेड़ों में भयानक दर्द उठ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मरणांतक पीड़ा की लहर दौड़ रही थी उसके उदर में। वह स्वयं एक कप चाय बनाकर ले आया उसके लिए। मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, वह कराह रही थी। मैं ठीक कर दूं? उसकी आंखों में खेल रही शरारत का ऐसा समझकर वह कांप उठी। रहने दो, ठीक हो जाऊंगी। कुछ रुपए हो तो दे दो, वह नरमी से बोला। सारे तो ले गए, अब कहाँ बचे? क्या मैं ही खा गया? जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो। क्या सारा सुख मुझे ही मिलता है? तुम्हें कुछ नहीं मिलता मुझसे। वह सुबह सुबह फिर लड़ने पर अमाता जान पड़ा था। वेतन आधा मिलता है तो खर्चे भी कम करो ना। अरे अब तो वह मुझे सिखाएगी लगता है। चल यार, टपस दे दे, गिरवी रख देता हूँ, वेतन मिलने पर छुड़ा लेंगे। वह उसका सिर आगे करके टप्स उतारने लगा। एक बात बोलूं? उसने स्वयं को संयम तक रखकर पूछा। हाँ बोलो। शराब खरीद कर पीने से बहुत महंगी मिलती है। आप सामान ला दीजिए, मैं बना दिया करूँगी। घर की बनी में ज़्यादा भी नशा रहेगा और चौथाई दाम लगेगा। सारा दुख भूलकर उसने यह सुझाव दिया। तुम्हें बनाने आता है? उसने आश्चर्य से देखा उसे। हाँ, हमारे गांव में तो सभी अपने अपने पीने के लिए बना लेते हैं। महुए के फूल सीजन में ही इकट्ठा करके रख दिया जाता है। लकड़ी फाटे की कमी नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाप रे, यह जो छुपा रुस्तम निकली, उसने मन ही मन कहा। तुम्हें पता नहीं शायद, बिना लाइसेंस के शराब बनाना कानूनन जुर्म है। वह बेहद गंभीर था। मैं यह सब नहीं जानती। जब खरीद कर पीना नहीं है तो बनाना क्यों मना है? जैसे अपने लिए खाना बनाते हैं वैसे ही शराब बना सकते हैं। बेवकूफ़ी भरी बातें मत किया करो। यदि सभी अपने लिए बनाने लगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? हम पुलिस वाले हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर सज़ा दिलवानी हमारी ड्यूटी है। और फिर यह पुलिस क्वार्टर है, बात फैलते देर नहीं लगती।
दोबारा ऐसी बातें मत करना। अच्छा, मैं आता हूँ, तुम कुछ बना लो खाने के लिए। वह कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर से दरवाज़ा बंद करता गया। तो क्या सरकार को पैसा देकर आदमी जहर भी पी सकता है? वह जोर से चिल्ला पड़ी। उसके कंठ से रुदन के स्वर फूट पड़े। हाय राम, कहाँ फंसा दिया। यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते भी नहीं। हमारे गांव में एक आवाज़ पर सारा गांव उमड़ पड़ता है। वह इतने ज़ोर ज़ोर से इसलिए बोल रही थी कि दीवार के उस पार से पड़ोसन को सुनाई पड़ जाए। थोड़ी देर के बाद बाहर से सांकल खोली गई। एक अधेड़ औरत ने घर में प्रवेश किया। उसने हठात मालती को अखबार में भर लिया। मैं तेरी सारी तकलीफ़ें जानती हूँ मेरी बच्ची, परंतु रोहन की दुष्टता के कारण चुप रहती हूँ। ये ले मोबाइल, तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को बुला और निकल जा यहाँ से। तू क्या जानेगी बड़ी ने 10 साल कैसे बर्दाश्त किए। अंत में उसे अग्नि स्नान ही करना पड़ा। स्त्री को पीड़ा देकर ही रोहन को संतुष्टि मिलती है। लगता है पी पी कर इसका दिमाग फिर गया है। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन करके अपने पापा से बात की। माँ की बीमारी के बहाने विदा कराने की बात समझाकर उसने तुरंत बुलाया। पड़ोसन जैसे आंधी की तरह आई थी, वैसे ही तूफान की तरह चली गई। रोहन दर्जन भर अंडे और शराब की बोतल लेकर जल्दी ही वापस आ गया। अब तो मेरे नाटक करने की बारी है मिस्टर रोहन। मुझे पता नहीं था आपके बारे में, इसलिए इतना सह लिया। मालती ने सारे दर्द पर विजय पाकर उसके लिए अंडा करी, आलू की भुजिया और भात बनाया। गरम गरम 2 पराठे भी सेक दिए। वह अपनी पसंद का खाना देखकर प्रसन्न था। मैंने ठीक नहीं कहा जी? रही बात लोगों की, तो उन्हें पता नहीं चलेगा, यह मेरा दावा है। या फिर मायके जाने दिया करियो हफ्ते में 1 बार। वहाँ से 8-10 बोतलें ले आया करूँगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी। अस्पताल चलोगी क्या? वह ज़रा द्रवित हुआ। रहने दीजिए, वैसे भी आपके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा लगे तो 2 दिन के लिए मुझे सैदा भेज दीजिए। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? वह मुँह का कौर चबाते हुए बोला। आप भी छुट्टी लेकर आ जाना, फिर दोनों वापस आ जाएंगे। उसने पटाक्षेप किया। दूसरे दिन ससुर को आया देख वह हड़बड़ा गया। उसे दाल में कुछ काला प्रतीत हुआ। वह कल से ही जाने की रट लगाए हुए है और आज यह आ गया बिना किसी सूचना के। कैसे आना हुआ पापा जी का? उसने मालती से पूछा था। माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने मुझे बुलाया है। प्लीज़ ना मत करिएगा, पता नहीं कैसी हालत है उनकी। वह रोहन के आगे गिड़गिड़ा रही थी। पापा को उसने पहले ही समझा दिया था कि फ़ोन की चर्चा ना करें। वह टाल मटोल करता रहा, किंतु उसे रोक ना सका। आपको मेरी कसम है, जल्दी से जल्दी आ जाना मेरे घर, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मालती ने विधिवत विदाई ली। ऐसी क्या बात हो गई बेटी? हम लोग एकदम से हड़बड़ा गए थे। कहीं इस प्रकार का फ़ोन किया जाता है? माँ ने स्नेह भरी झिड़की दी। उत्तर में उसने ब्लाउज उतारकर माँ के हाथों पर दे दिया। सीना, कमर, पीठ, पेट सब जगह ढेरों चवन्नी के बराबर जले के घाव, ढेरों दाग। साया उतारकर जांघों के घाव दिखलाए। पेट की चोट से उसका गर्भस्राव हो गया था। रक्तस्राव अब भी जारी था। माँ उसे हृदय से लगाए देर तक रोती रही। पापा ने अस्पताल में जाकर इलाज करवाया। 4 माह में उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। चेहरा श्रीहीन, गाल पिचके और सामने के दांत बड़े दिखने लगे थे। वह तो माँ से भी बड़ी नज़र आ रही थी। कुछ खातिरदारी करनी चाहिए पतिदेव की। आना तो पक्का है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह उसके मनोभाव से अपरिचित था। उसके सारे गोलधब्बे एक साथ जल उठे। वह ऐसे छटपटाई जैसे ताजे फोड़े रगड़ खाकर अभी ही फूट रहे हों। वादे के अनुसार घर के पिछवाड़े मटकी चढ़ाकर 1 नंबर की दारू उतरवाई। इससे तेज को सहना सबके बस की बात नहीं। तीसरे दिन एक जिम्मेदार पति की तरह वह सास का हाल पूछता हुआ आ गया। सबने पहले जैसे ही मान सम्मान किया। वह पूरी तरह आश्वस्त था। तालाब से मारकर लाई गई रोहू मछली और हाथ की उतारी शराब, मज़ा आ गया भाई ससुराल का।
उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था थी। बड़े गुरु जानते हैं कि बेटी दामाद मिलना जुलना चाहेंगे या हो सकता है मालती ने ही होशियारी से यह व्यवस्था करवाई थी। नशा गहराता जा रहा था। वह मालती के दबे पांव आकर बगल में सो जाने का इंतज़ार कर रहा था। नंबर 1 अपना असर दिखा रही थी। आंखें मूंदी जा रही थी। नींद और नशे के प्रभाव से वह बेसुध हुआ जा रहा था। कमरे में कुछ हलचल हुई, कुछ परछाइयाँ झिलमिलाई, हाथ पैरों में कुछ तनाव का अनुभव हुआ। लगा जैसे उसे कसकर बांधा जा रहा है। चढ़ने से पहले ही उसका सारा नशा हिल गया। हाथ में डंडे लिए 4 युवक और चप्पल लिए 4 युवतियाँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। आसान संकट देखकर उसकी सारी हेकड़ निकल गई। वह घिघियाने लगा। पहला डंडा पड़ते ही वह चीखने लगा, अरे मुझे क्यों मारते हो? दामाद की ऐसी खातिर की जाती है तुम्हारे गांव में? तड़ातड़ तड़ातड़ चारों ओर से डंडे बरसने लगे। उसकी चीख कमरे में गूंजती रही। लड़कियां उसके सिर पर चप्पल बरसा रही थीं। जिसे तेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसे अकेली पाकर मारता है? ये ले ज़रा ढंग से 2-2 4 हाथ। वह पड़ोस में रहने वाली लड़की थी। शादी में बहुत लाड लड़ा रही थी। उसकी कीलदार चप्पल उसके चेहरे पर पड़ी थी। इसके कपड़े फाड़ दो, एक महिला ने आदेश दिया। किसी ने इधर से खींचा, किसी ने उधर से। कपड़े फट गए। वह नंग धड़ंग पड़ा हुआ था। इतने लोगों के बीच इसे जले का दर्द का बहुत आनंद होता है। बेचारा दामाद है, खातिर करो इसकी। वही औरत फिर बोली। चारों युवकों के हाथों में सिगरेटें नाच उठी। अरे अरे, मुझे मत जलाओ मेरे बाप, छोड़ दो, तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। अरे बाप रे, जला डाला हैवानों ने। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पेट, पीठ, बाहें, चेहरा सब हो गया। अभी जांघों के बीच बाकी है। एक ने निर्लिप्त भाव से कहा, नहीं बाप, मुझे छोड़ दो। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे इनसे। मैं पुलिस का जवान हूँ। बाद की भी सोचो ज़रा, दूर हटो मुझसे। वह पलंग पर बधे बधे कसमकसा रहा था। हाँ हाँ, उसने निश्वास छोड़ी। अच्छा लगा ना जीजा जी? उसने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। अब थोड़ा रगड़कर नमक मिर्च डाल देते हैं, पूरा आनंद ले लीजिए। वह युवक पूरी तरह संजीदगी से बोल रहा था। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, किसी को नहीं जलाऊंगा। वह पूरी ताकत से छटपटाया। भैया बहुत हुआ, अब इसे छोड़ दो, अपनी करने का भल भोगे जाकर। मालती दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।